अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मिस। ठीक है। अ, अभी तक क्लास में काफ़ी लोगों ने तो ज्वाइन नहीं किया। मेरा था कि मैं आपके सामने ही यहाँ पे ना आप लोग के ग्रुप्स बना लेती हूँ। और हम फिर जो है उनको मैं उस पर डेट्स भी आज ही ऐड कर लूँगी। और फिर देन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हमारा कोर्स तो ऑलमोस्ट आज डन ही हो जाएगा। फिर हम लोग का वो जो है प्रेजेंटेशंस रह जाएंगी या रिवीजन सेशन है एक। और माइट भी आज मैं छोटी सी एक एक्टिविटी भी रखूंगी। और सेकंड ये था कि मैंने मिस अरूद से डिस्कस किया था। आप लोगों का जो क्विज होगा ना दैट वुड बी ऑन ट्यूसडे और वेनेसडे वाली क्लास में। ठीक है। वो जैसे ही मुझे अपलोड के बारे में गो अहेड दे देंगी तो देन हम लोग आप लोगों का क्विज कर लेंगे। ठीक है। मैं बस यहाँ से कॉपी कर लूँ और मैं फिर आप लोगों से टॉपिक्स डिस्कस कर लूँ। अच्छा जी मुझे। ओके मैं ये शेयर कर रही हूँ। और ताहम आपने मुस्तफ़ा के साथ ग्रुप बनाया है? ओके ठीक है। अच्छा अरहम मीन वाइल ना आप लोगों को मैंने थिंकिंग वाले टॉपिक शेयर किया था, आप लोग को याद है? मिस वो ग्रुप पे। अ, हाँ जी। हाँ टाइप्स ऑफ थिंकिंग था ना जिसमें कॉग्निशन जी वाला पार्ट था। कॉग्निशन के उसमें था एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, पर्सपेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, हाँ जी। डिडक्टिव एंड आप लोग ना उसको एक दफा रीड आउट करें। मैंने अभी उसकी एक्टिविटी करानी है। एक्टिविटी इन सेंस कि उसके डिफरेंट सिनेरियोज होंगे और हम आप लोगों ने भी उसमें से आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है कि ये कौन सा वाला सिनेरियो है। जी ठीक। ठीक है। ओके। और मैं मीनवाइल आप लोगों के सामने यहाँ पे सिर्फ ग्रुप कर रही हूँ ताकि मैं मेरा था कि मैं यहीं पे ही आप लोगों के ना ग्रुप्स बना लूंगी, शीट बना लूंगी। और फिर मुझे जिस जिस तरह से जो जो स्टूडेंट कहेंगे ना फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली ही उनके ऐड कर दूंगी मेंबर्स। ठीक है। आप लोग उसको पढ़ें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करें। ताहम आपको समझ आ गई है कौन सा वाला टॉपिक कह रही हूँ मैं?
कॉग्निशन की स्लाइड्स हैं, ग्रुप को जरा स्क्रॉल आउट करें, मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड की हुई है, ताहम ग्रुप में हर चीज शेयर्ड है। ओके, इसके बाद हमारे पास ग्रुप आता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है। अरहम, आप हो? और कौन कौन है आपके साथ ग्रुप में? मिस वो आप हो और हारिस कौन कौन? गुलजार, हारिस गुलजार और खिजर अब्बास। ठीक है, चलें, बिल्कुल डन है। मुझे आप लोगों की वो मैसेज नहीं मिल रहा था, वरना मैं कहना था कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। हारिस, आप चैट पे पढ़ लो, मैंने एक काम दिया भी करने के लिए। मैं जब तक आपके ग्रुप्स की डिटेल्स फाइनलाइज कर रही हूँ, आप लोगों ने कॉग्निशन पे पार्ट में टाइप्स ऑफ थिंकिंग को डिस्कस करना है। उसको डिस्कस करें, और हमने उसी में से वो करनी है। मैंने एक्टिविटी करानी है क्लास में भी। और वो एक्टिविटी इस तरह से होगी कि आपको क्विज में क्वेश्चंस भी वैसे आएंगे, और आपको पेपर में क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड आएंगे।
अच्छा जी, मुझे बताएं कि आपकी क्लास में हम जितने क्लास में भी लोग हैं, इन लोगों का तो मैंने नाम ऐड कर लिया है। आपकी क्लास में कितने लोगों की स्ट्रेंथ है? Miss, I am not sure. मुझे एक मिनट, मैं फाइंड आउट करके आपको बताती हूँ। आपकी क्लास में जो लोग हैं, मेरे पास जो मैंने रिजल्ट शेयर किया था, 17 लोग हैं मेरे आपकी क्लास में। और मेरे पास जो ग्रुप में लोग आ रहे हैं ना, सिर्फ 12 लोग आ रहे हैं। 5 लोगों का कोई अता पता नहीं है। चलें, मैं यहाँ पे आप लोगों का डेट्स तो कंफर्म कर दूं आप लोगों को। अच्छा अरहम, टुमारो इज फाइन। पर कल हम्म। कल कल ठीक है। मिस, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो हारिस और खिजर से पूछ लेता हूँ। आप पूछ के मुझे बताएंगे। कल आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी 1:15 पे। ठीक है, तो कल आप लोग की प्रेजेंटेशन होगी और ताहा आप लोग के ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है। ठीक है मिस। मिस, एंड वो कह आप लोग रहे की हैं हमारी प्रेजेंटेशन होगी परसों हो सकती है। परसों। क्यों? मिस, वो आपने उस दिन कहा था, आपने कल कहा था ना कि कोई मिनिमम 20 मिनट्स की होनी चाहिए, तो हमारा उस हिसाब से स्लाइड्स काम है हमारी, कोई 10 to 12 मिनट्स में कवर हो रही है। तो अभी ठीक है, हम सोच रहे थे कुछ एडिटिंग करने की। बस ठीक है। मैं कल फिर मैं दीना लोग की कर लेती हूँ। ओके मिस, थैंक यू। ठीक है, आप लोग की हम कर देते हैं ट्यूसडे में, 17 मार्च। ठीक है। थैंक यू मिस। और जो बाकी दो हैं वो भी हमारी चली जाएंगी 17 मार्च में। तो मैं आपको याद दिया हूँ यहाँ। ठीक है, और हम इसको कर लेते हैं। आपकी 1:15 पे है तो 1:45 पे है। इसको हम कर लेते हैं 2:15। आई गेस ये जाएगी 18 मार्च को, मुस्तफ़ा की हो रही है। यस। फिफ्टीन है मेरी, हो जाएंगी पूरी। 1:15 है। 1:15 के बाद 1:45 PM हम इसको कर लेते हैं। और अगर 1:45 PM है तो ये हो जाएगी हमारी 2:15। ठीक है, मैं आप लोग के ग्रुप में ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जो जो लोग अवेलेबल हैं, आप लोग को टॉपिक्स ठीक है? ई मिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मैं अभी ग्रुप में शेयर कर रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। आप लोग काइंडली ये चेक कर लें। मैंने ये ग्रुप की लिस्ट मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी है, और मैंने यहाँ पे भी अभी आप लोगों के सामने प्रिपेयर किया है। आप लोग इसके अंदर काइंडली चेक कर लो आप लोगों का जो है डेट्स और जो है डेज एंड टाइम। अगर कोई इशू है तो मुझसे भी डिस्कस कर लें। क्लियर है? दो ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन कर लें, और बाकी लोगों की जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों की है। तीन लोगों की जो है वो ट्यूसडे के डे में है। और अगर कोई और लोग हमें जैसे मैंने ग्रुप में बताया कि 5 लोगों ने अभी तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगर वो लोग कांटेक्ट करते हैं तो उनको हम वेनेसडे वाले दिन ऐड कर देंगे। अगर वो लोग नहीं प्रेजेंटेशन लेना चाह रहे, ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, 0 नंबर, डायरेक्ट मैं 0 नंबर मार्क करूंगी, क्योंकि 30 मार्क का सेशनल होता है। तो ये 10 नंबर तो स्ट्रेट अवे प्रेजेंटेशन के हैं। और अगर वो लोग आते हैं तो वेनेसडे को मैं उन्हें अकोमोडेट करूंगी, अदरवाइज वेनेसडे वुड बी आर रिवीजन क्लास डे। मैं सारे का सारा सिलेबस और पेपर भी मैं तब तक बना लूंगी, तो मैं आप लोगों से उस दिन डिस्कस करूंगी। ठीक है? अगर इसमें अभी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। अदीना और ताहा आप लोगों के ग्रुप की प्रेजेंटेशन कल है। क्लियर है? ओके मैम। चले, बिल्कुल सही है। मैं फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ हमारा टॉपिक। और ये हमारा प्रेजेंटेशन वाला मैटर हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था, यस एवरीवन नीड्स टू अटेंड द क्लास, क्योंकि सब लोगों ने प्रेजेंट करना है। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस भी करने हैं। मैंने टॉपिक इसलिए डिफरेंट डिफरेंट असाइन किए हैं, ताकि सब लोगों के जो टॉपिक हैं उनकी जो प्रेजेंटेशंस हैं आप लोग भी उसको सुने। आप लोगों को भी कोई उसमें से क्वेश्चंस समझ में पूछना चाह रहे हैं आप लोग पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन से ज़्यादा हटके नॉलेजेबल भी है, क्योंकि हमें खुद भी फिर डिफरेंट नॉलेज के बारे में पता चलता है। डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हमें आइडिया होता है। इसलिए मैंने सब स्टूडेंट्स को कहा है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस ज़रूर ऐड करें, कि ये जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं उसका स्टूडेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है? मैं जो भी आपकी अटेंडेंस होती है मैं उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर लेती हूँ, और मैं इसी के अकॉर्डिंगली ही ग्रुप के अंदर, सॉरी, सॉफ्टवेयर पोर्टल के अंदर अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। ताहम मैं आपका नाम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखती, मैं कंप्लीट फॉर्मेट में लिख देती हूँ।
आप लोगों की क्लास में मैंने थिंकिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक करवाया था। टॉपिक इन अ सेंस कि मैंने कोई एक्टिविटी करवाई हो। मिस लास्ट एक्टिविटी ये थी कि आपने इमेजेस दिखाए थे और हमारी इंटरप्रिटेशन पूछे थे। एक्टिविटी से रिलेटेड के वो तो परसेप्शन की नहीं थी। जी वो परसेप्शन की थी। लास्ट मैं एक्टिविटी मुझे नहीं याद। कॉग्निशन मैं कॉग्निशन की बात कर रही हूँ, ये मिड से पहले की बात है या मिड के फौरन बाद मैंने कॉग्निशन का टॉपिक आप लोगों को कराया था। मैं उसका डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से। मिस लास्ट एक्टिविटी मुझे नहीं याद। मैंने आप लोगों को माइट भी कराया था, मेरे माइंड से स्किप कर गए। चलिए लेट्स डू इट अगेन। मैंने क्योंकि मेरे माइंड से स्किप किया है कि मैंने शायद आप लोगों को कॉग्निटिव के डिफरेंट टॉपिक्स शो करवा के, और आप लोगों को मैंने पता नहीं वो करवाया कि नहीं करवाया, मेरे जहन में नहीं है। चलिए लेट्स डू इट अगेन। हम ये अगेन कर लेते हैं। अगर किया भी होगा तो फिर उसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। आप लोगों को आइडिया है कि आप लोगों के फाइनल पेपर्स कब से हैं? मिस एंड ऑफ मार्च। एंड ऑफ मार्च में जो आप लोगों का मंडे होगा ना, आई गेस 30th को मंडे आ रहा है, तो होपफुली 30th मार्च से आप लोग पेपर शुरू होंगे। आप लोगों को बाकी कोर्सेज के रिजल्ट्स वगैरह मिल गए हैं? जी मैं सबके मिल गए थे, आपके ही रहते थे। ठीक है, सोशियोलॉजी का था ना आप लोगों का मिड का? वो तो आई गेस आप लोगों को भी सब्बिया ने बता दिया होगा। जी मैम। चले मेरे वाले रिजल्ट्स भी आप लोग को मिल गए हैं। जी मैम। मैं बस आप लोगों के साथ ये प्रेजेंटेशन, हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ ये एक्टिविटी, क्योंकि पेपर में जो आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपको इससे इसी तरह के मिलते जुलते ही आएंगे।
हाँ जी, बताएं थिंकिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के आपकी आज की जो क्लास एक्टिविटी है। मुझे बताएं कि थिंकिंग की कितनी टाइप्स हैं। हरी अप। कौन कौन सी टाइप्स है बताएं। मिस उसमें एक वो था कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट और डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। एक ले गो थ्रू में मुझे बताएं। इस तरह से नहीं कि ये वाली थी, कौन कौन सी थी। सिक्स टाइप्स कौन कौन सी है, और हम आप बताओ। मिस कॉन्क्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हम्म। लॉजिकल, हम्म। क्रिएटिव, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और कन्वर्जेंट वर्सेस डाइवर्जेंट। कौन सी होती है क्रिएटिव थिंकिंग। मिस जिसमें मतलब क्रिएटिव थिंकिंग जिसमें हमारे पास कोई वो एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता, हम एक मतलब हमारी नॉलेज को ही बेसिस बना के उसी से ही आगे अपनी थिंकिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। जैसे जैसे मतलब आपने वो पीडीएफ में साइंटिस्ट की एग्जांपल दी थी कि उनके हम्म। पास कोई एक सिचुएशन होती है, उसके ऊपर उनका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उससे आगे वो अपनी सारी थॉट प्रोसेस बिल्ड करने शुरू कर देते हैं। ठीक है। और जो है डाइवर्जेंट और साद आप बताओ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन सी होती है। कन्वर्जेंट फोकस ऑन सिंगल पॉइंट, डाइवर्जेंट ऑन रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल सही है रिजल्ट। जरा थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके बताएं। आप सही बता रहे हो, बट थोड़ा सा इसको बताओ ब्रीफ करके। क्योंकि मैं ये एक्टिविटी स्टार्ट करने लगी हूँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जो है ना मुझे बताएं कि आई मीन डाइवर्जेंट इज नॉन लीनियर और नॉट एड अप सिंगल आंसर। ठीक है। साद आप बताओ। मैम किसके बारे में बताना है? आपने बताया था पहले कि मुझे किसने या ताहा ने बताया था, जब उन्होंने कहा था कन्वर्जेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग हम लोगों ने पढ़, आपने मुझे कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग बताना है साथ।
मैम एक्चुअली आई वाज नॉट देयर, मुझे नहीं याद आपने कब पूछा है, बट कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर लाइक एज फ्रॉम द वर्ड इट्स क्लियर दैट वी आर फोकसिंग ऑन वन पॉइंट टू मे बी सोल्व द प्रॉब्लम, जहाँ पर हम एक ही चीज़ के हम्म। ऊपर एम्फेसिस क्रिएट करते हैं टू जस्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट दैट दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। एंड उसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए हम एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ इसी चीज़ को फर्दर कितना डिटेल में जाके देख सकते हैं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन की बेस पर। लेकिन डाइवर्जेंट के अंदर हम एक पूरी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर हम डिफरेंट आइडियाज़ हम्म। को कंसिडर करते हैं, ताकि एक पॉसिबल रेंज निकाल सकें उन सॉल्यूशंस की जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम तक मीट उसे कर सकें, उसे बीट करने के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सिर्फ कन्वर्जेंट में मजीद आपको थोड़ा सा सेंटेंस या वर्ड्स की क्लैरिटी अगर आप लिख रहे हो तो उसको मजीद करनी है, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आपकी ही क्लास पे जब मैंने ये टॉपिक कराया था तो किसी ने फिजिक्स से रिलेटेड, लेंसेज से रिलेटेड ना कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को लिंक किया था। आई डोंट नो किसने किया था, बट किसी एक स्टूडेंट ने तब लिंक किया था। बिल्कुल ऐसे ही होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है वन देयर इज ओनली वन आंसर फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और द सिनेरियो। कि जैसे हमारे पास कोई भी लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनका एक ही आंसर होता है। ठीक है। और जो हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, वो हमारे पास मल्टी, आप कह लो कि मल्टी आंसर आंसर भी हो सकती हैं। वो हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग होती हैं, उनमें कोई भी एक आंसर फिक्स नहीं होता। वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसके बेस के ऊपर हम उनके आंसर्स करते हैं, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जो ओपन बुक क्वेश्चंस होते हैं। दिस इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब कि अगर मैं आपकी क्लास में एक क्वेश्चन थ्रो कर देती हूँ और मैं कहती हूँ कि हर कोई मुझे इसके बारे में बताए, तो हर किसी के बताने का तरीका अलग होगा, हर किसी का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा, हर कोई डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेगा। दैट इज डाइवर्जेंट। बट अगर आप सब लोग मिलके एक क्वेश्चन मुझसे पूछती हैं और मैं उसका एक ही आंसर बताती हूँ और उसका होता भी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फिगर्स उसका एक ही आंसर है और उसको हम एक ही मेथड के थ्रू सॉल्व भी कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। जब हम सबके क्वेश्चंस को, सबकी कंफ्यूजन्स को एक ही सेंटर पे लेके आके सॉल्व करते हैं और आंसर करते हैं, उसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों ने अब ये पढ़ लिया होगा। हम ये एक्टिविटी स्टार्ट करें। मैं ये एक्टिविटी जी मिस कर ले स्टार्ट। एनीवन, माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करके बताएं। खुद से सोच के करना है। कोशिश करें कि सर्च ना करें, एआई के थ्रू ना करें, खुद से सोच के बताएं, क्योंकि पेपर में इसी तरह से सिनेरियो आना है तो वहां पे नजर नहीं आना। क्या विजिबल नहीं हो रहा आपको? स्लाइड नजर नहीं आ रही? लेट मी शेयर अगेन। अब आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, बताएं ये कौन सी थिंकिंग है और जस्टिफाई करें कि कौन सी थिंकिंग है और क्यों है। हाउ इट्स अ परसेप्चुअल थिंकिंग। और हम माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं। मिस वो परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट थिंकिंग स्टिमुलस के ऊपर बेस्ड होता है, और इसमें स्पेशली हमने पढ़ा था कि ये अर्ली एजेस में ज़्यादा कॉमन होता है, और इधर ये चाइल्ड की बात हो रही है, और ये वैसे भी यही है कि उसके पास जो उसको स्टिमुलस आ रहा है, उसको जो डार्क क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विंड नज़र आ रही है, उसको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कंपेयर कर रहा है और इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि हम्म। बारिश होने के चांसेस हैं।
ओके। देखें, मतलब इसमें कोई बिल्कुल सही है, क्रिएटिव या हम कोई यहाँ पे ये भी लॉजिकल ऐड कर। प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व, ये सिंपल उसकी परसेप्शन के से आगे एक रिजल्ट निकला है। परसेप्शन के अलावा जो मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी बेस कर रहा होता है, क्योंकि जो छोटे किड्स होते हैं वो एग्जिस्टेंट स्टिमुलस के साथ ही अपनी सारे के सारे एक्सपीरियंसेस को लिंक कर रहे होते हैं ना। तो वो एक बहुत बेसिक थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम सिंबॉलिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर रहे होते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, कि आपका जब एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप फिर सिचुएशंस को अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। वहां पे कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताई थी, डव है। डव, अगर आप एक परसेप्चुअल थिंकिंग वाले बच्चे से, जो 7 इयर्स तक, 3 to 4 5 इयर्स तक के लोग होते हैं, जो मोस्ट ऑफ टाइम किड्स होते हैं, अगर आप उनको डव दिखाओगे, दे विल से कि इट्स अ बर्ड। और बिल्कुल वो बर्ड है। बट जिसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, जिसको पता होगा कि वाइट डव, डव जो है उसका मतलब क्या होता है, पीस, तो वो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास बहुत से सिंबॉलिकली सिंबल्स हैं जो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो वो जब हम वो सिंबल शो करते हैं या वो साइन शो करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। जैसे अगर आपके पास सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो यही कहेंगे कि इट्स अ रेड कलर, इट्स अ ग्रीन कलर, इट्स एन ऑरेंज कलर। बट जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जो ये सीख जाते हैं, तो उनको पता होता है कि रेड इज अ डेंजर कलर, उस पर स्टॉप करना है। ग्रीन इज अ गो अहेड कलर, इस पे जाना है। एंड जो ऑरेंज कलर है या येलो लाइट है, दैट इज फॉर के रेडी हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये डिफरेंस होता है परसेप्चुअल थिंकिंग में और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। ये मुझे बताएं, ये कौन सा सिनेरियो है, ये कौन सी थिंकिंग है? बताएं मुझे। खिजर, आप बताओ ये कौन सी थिंकिंग है? और एनीवन इन अ क्लास मुझे बताएं कि ये जो सिनेरियो है ये कौन सी थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है? में से कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को डिस्कस कर रहा है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। हाउ? में से जब कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज होते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। जो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है वो तो जो देख रहे हो बस, वो वाली थिंकिंग होती है सिंपल माइंडेड। ये तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। इट्स यस, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इट्स नॉट अ क्रिटिकल थिंकिंग। खिजर, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ज्यादातर। क्रिटिसिज्म होता है वो हाई लेवल थिंकिंग होती है बहुत ज्यादा। इस पे सिंपली है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज डिस्कसिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी ड्यूरिंग अ क्लास डिबेट। द स्टूडेंट एक्सप्लेन्स हाउ फेयरनेस, इक्वालिटी एंड एथिक्स इन्फ्लुएंस लॉज एंड सोशल बिहेवियर। ओके, ठीक है। इसमें आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर योर लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर मेटाफर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मेटाफर के थ्रू भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होती है ये, जिसके अंदर हाइपोथेसिस भी डेवलप हो रहे होते हैं। आप डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर रहे होते हैं। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, कि आप जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं और फिर आप उसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि जस्टिस का सोसाइटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। ये कौन सी थिंकिंग है? मैं सिनेरियोज भेज भी दूंगी, लेकिन आप लोग को पेपर में ऐसे सिनेरियोज आएंगे और आप लोग को फिर बताना है कि ये कौन सी थिंकिंग है। जी बताएं, ये कौन सी थिंकिंग है? It's एनीवन? it's creative. It's creative, ma'am. हाउ? यस, हाउ Ma'am, साद? because the marketing student here, the scenario says that he was asked to design a न्यू advertising campaign for a coffee न्यू shop. एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। Yes. ठीक है, So बिल्कुल सही है। instead of copying, the student suggested because he is suggesting a new social media challenge.
he is thinking out of the box, like the box that is already यस। existing in the market structure. He is thinking out of and trying to bring some other ideas that were based upon his own knowledge. बिल्कुल सही है। और एंड जो मुझे लगता है you picked the word new and यूनिक सोशल मीडिया चैलेंज। और ये वर्ड्स भी जो है वो आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं कि इट्स अ क्रिएटिव थिंकिंग। बिल्कुल सही है। ओके, व्हाट इज, ये कौन सी थिंकिंग है बताएं, एनीवन? लॉजिकल मैम। हाउ? क्योंकि उसने वो कंपनी की सेल्स रिपोर्ट्स, कस्टमर फीडबैक, उन सारों से डिराइव किया रिजल्ट। लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, बताएं। मैम आई थिंक लॉजिकल या रिफ्लेक्टिव ये है कि आप बेस्ड एविडेंस के मुताबिक आप कोई चीज़ प्रूव कर रहे हो या उसको रीज़न फाइंड कर रहे हो। तो इसमें उसने सिंपल कहा कि पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी का रीज़न फाइंड किया है। ये रीज़न है कि सेल्स क्यों कम हुई हमारी इस बार। बेसिकली जो लॉजिकल थिंकिंग होती है एट उसमें हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑन द एविडेंसेस। ठीक है, कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई रीजन होती है। ठीक है, जिसकी बिहाफ पे, जिसकी बेसिस पे हम अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, इट्स अ हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। हमारे पास रीजंस और लॉजिक्स होने चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि उसने डेटा को कंपेयर किया है और डेटा के एविडेंसेस के थ्रू, उसके जो उसके पास स्टैटिस्टिक्स आए हैं उसके थ्रू उसने जो है वो क्या किया है, पूरे का पूरा अपना फीडबैक, कस्टमर फीडबैक और रिपोर्ट्स के थ्रू उसने स्टडी करके और कंपेयर करके फिर उसने कंक्लूड किया कि हमारे प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी है विच इज कॉजिंग अ डिक्रीज इन आर सेल्स। सो इट्स अ लॉजिकल या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी आप कहते हैं। लॉजिकल थिंकिंग के अंदर यही होता है, रीजनिंग भी जिसे हम कहते हैं, कि उस थिंकिंग के अंदर हमारे पास जो है वो कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई ना कोई डेटा, कोई ना कोई एविडेंसेस, कोई ना कोई फीडबैक, कोई ना कोई हमारे पास अ, आप कह लें कि स्टेटमेंट्स होती हैं, कोई ना कोई प्रूफ होता है कि हम उस स्टेटमेंट को डिफ्यूट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। हाइपोथेसिस बिल्डिंग यही होती है ना, हम जब हाइपोथेसिस बिल्डअप करते हैं तो हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि यहाँ तो ये चीज एक्सेप्ट हो जाएगी, यहाँ ये रिजेक्ट हो जाएगी। किसकी बेस पे होगी? किसी ना किसी एविडेंस की बेस पे होगी, होगी किसी ना किसी कंक्लूजन की बेस पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, प्रॉपर फीडबैक है, तो हम उस फीडबैक के ऊपर जो भी हमारा एक हाइपोथेसिस था कि पुअर क्वालिटी की वजह से हमारी सेल्स डिक्रीज कर रही है, हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारा फीडबैक और हमारी रिपोर्ट्स हमें ये कह रही हैं कि हमारी क्वालिटी वाकई में ठीक नहीं है, सो उस चीज़ ने उस चीज़ को प्रूव किया है कि हमारी डिक्रीज इन सेल्स की जो कॉजेज हैं दैट इज पुअर क्वालिटी। ठीक है, ओके, ये कौन सी थिंकिंग है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाउ? उसके पास एक अनडिजायरेबल सिचुएशन है कि क्लास प्रेजेंटेशन से पहले उसका लैपटॉप हम्म। खराब हो गया है। और मतलब एक प्रॉब्लम है, तो हम्म। उसने एक ये सॉल्यूशन निकाला है कि फॉर द टाइम बिंग वो अपने फ्रेंड का अगर लैपटॉप बोरो कर ले तो उससे वो मतलब एक सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच सकता है, और उसके बाद फिर बात की बात बाद में देखी जा सकती है। फॉर द टाइम बिंग एक सॉल्यूशन उसने बिल्कुल निकाला है, सही है, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्विंग ठीक है, थिंकिंग है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ओके, ये कौन सी थिंकिंग है, बताएं। मिस वो मल्टीपल आइडिया जनरेट कर रहे हैं तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। सही है।
बिल्कुल सही है, इट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग के ब्रेनस्टॉर्मिंग का वर्ड आ गया, जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग हो रही है और मल्टीपल आइडियाज जो हैं वो न्यू मोबाइल ऐप के लिए बताए जा रहे हैं, उसके डिजाइन, उसके फीचर्स के लिए। तो इट्स अ डाइवर्जेंट थिंकिंग, बिल्कुल सही है। ये कौन सी थिंकिंग है? मीन्स वो एक सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। बिल्कुल सही है कि ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये इसका हम बिल्कुल सही बताया है। और फिर आपने भी बिल्कुल सही बताया है कि जब आप एक सोल्यूशन की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है, और आपने उसी को ही कहा है कि ये मोस्ट प्रैक्टिकल है और ये प्रॉफिटेबल होगा, तो हमने जितने भी आइडियाज थे ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, देखें, डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही कन्वर्जेंट थिंकिंग का सोल्यूशन आता है। ये भी अपने माइंड में रखिए कि सबसे पहले डिफरेंट, और ये चीजें ना अक्सर क्लास में भी होती हैं कि टीचर पहले एक कॉन्सेप्ट थ्रो करता है, कॉन्सेप्ट नहीं, एक टर्म थ्रो करते हैं और कहते हैं कि हर कोई अपना अपना फीडबैक दे। सबका फीडबैक आता है, हम उसको बोर्ड पे लिखते हैं या किसी भी डैशबोर्ड पे लिखते हैं, और लिखने के बाद हम उन सारे वर्ड्स के थ्रू एक डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं कि जिस जिसने भी जो जो चीज़ बताई है वो रेलेवेंट थी। हम जब उस सारे पजल्स को मिला लेते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही कन्वर्जेंट थिंकिंग थिंकिंग डाइवर्ट होती है कि पहले सब लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने आइडियाज देते हैं, तो हम सबके रेलेवेंट आइडियाज को लेके कोई ना कोई एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही हमारे लिए मीनिंगफुल होता है। और ये ही एक बहुत सक्सेसफुल अप्रोच भी होती है व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, कि हाँ आप सारे टीम मेंबर्स का फीडबैक लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, डाइवर्जेंट थिंकिंग करें, और फिर उस डाइवर्जेंट थिंकिंग से कन्वर्जन पे आए और एक सोल्यूशन की तरफ जाएं। ओके, ये कौन सी थिंकिंग है? सिनेरियो नंबर 8। नो, इट्स नॉट कन्वर्जेंट। यस अरहम, इट्स परसेप्चुअल। हाउ इट्स परसेप्चुअल अरहम, मुझे बताएं। मिस, क्योंकि इट्स मेनली थ्रू डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस, उसकी जो परसेप्शन है, उसकी जो यस, स्टिमुलस है, उसके थ्रू ही उसने डिसीजन की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, ये कौन सी थिंकिंग है? क्रिटिकल थिंकिंग। इट कैन बी क्रिटिकल थिंकिंग, इट कैन बी क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ ये जो हमारा सिनेरियो रिफ्लेक्ट, ये हमारा जो सिनेरियो है, ये हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग में भी आ सकता है। आप इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं, बट हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, ये वो भी हो सकती है। Ma'am, but it's more of a critical thinking because here we are trying to analyze things on the basis of what actually happened in the past. Like वो उनके roles को critically देख रहा है। Basically जब हमारा कोई project या कोई इस तरह के failure होते हैं face, तो हम उनको फिर critically observe करते हैं कि what were the blunders that were committed during the project completion, जो फिर इस चीज़ को इस तरफ लेके गए कि उस वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसा उसे करना चाहिए था। बेसिकली जो हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग, आप इसको क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हो, साथ इसमें कोई वो
इशू नहीं है। एक्चुअली जो मैंने टाइप्स ऑफ थिंकिंग आप लोगों को 6 कराई ना, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं। बट जो आपकी लॉजिकल या रीजनिंग थिंकिंग होती है, जिसे हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहती है, हम कहते हैं, हाँ वही क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है। उसी थिंकिंग को क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि हम जो है वो किसी भी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं, और विद एविडेंसेस, विद प्रूफ्स, हम क्या कर रहे हैं, या हमारे पास जो भी रीजंस हैं, उस बेस के ऊपर हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, उसके प्लस पॉइंट्स पे भी और उसके नेगेटिव पॉइंट्स पे भी। और देन हम चेक करेंगे कि हमारे लूप होल्स कहाँ पे हैं, और देन हम उसको करेक्ट करेंगे। तो आप इसको बिल्कुल सही क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हो। बट पेपर्स के अंदर जब आप लोगों ने इसको लिखना है कि आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग लग रहा है कोई भी सिनेरियो, तो आपने प्रॉपर जस्टिफाई करना है, ताकि अगर मैं उसको चेक कर रही हूँ, तो मैं उसको जो गिवन टाइप्स ऑफ थिंकिंग है ना, सिर्फ उसी की बेस पे ना करें। ठीक है, अदरवाइज हम इसको क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं। खैर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने कोई बैकअप पे कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं रखा हुआ। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग होती है ना, उसके अंदर आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, और आप उस प्रॉब्लम के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करते हो, उनको वेट करते हो, और देन उसका प्रॉपर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हो। ठीक है। मैम इट कैन बी प्रॉब्लम ये सॉल्विंग डिफरेंस इफ है। सम ऑफ द चेंजेस, इसके अंदर अगर सिनेरियो में चेंजेस ये कर दिए जाएं कि हमने जब उसको ऑब्जर्व हम्म। किया कि क्या उसके अंदर लाइक जो डोंट्स थे या जो भी उसके अंदर कोई किसी किस्म के ब्लफ्स थे, अगर इसके बाद सिनेरियो में आ जाता कि हाँ उसके हाँ, बाद जब उन्होंने परफॉर्म किया तो इट टर्न्ड आउट टू बी ऑन द एक्सपेक्टेशंस, जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ, ये भी हो सकता तो था। फिर और ये अगर हम इसमें प्रॉब्लम ये हो ऐड सकती कर दें कि उन्होंने, हाँ अगर हम इसमें ये ऐड कर दें कि उन्होंने उसके बाद प्रैक्टिस की है, या उन्होंने उसके बाद कोई मॉक इंटरव्यूज किए हैं, या कोई उन्होंने मॉक प्रैक्टिस की थी, या उन्होंने उसके बाद डिटेल कोई रीडिंग की है। ठीक है। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी, जब हम इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन ऐड कर देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि यू आर प्रोवाइडिंग अ solution to a problem, or you are like suggesting a solution to a problem. Just identification of a problem is not a problem solving thinking. ठीक है। प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम एज वेल, इवन कि वो आप सजेशन के थ्रू भी कर रहे हो। ठीक है। ओके, ये कौन सी थिंकिंग है? है। मैम, जी, डाइवर्जेंट सिनेरियो थिंकिंग, नंबर, हाउ? because there we have delegated the responsibilities among the students. अब इससे क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट अपने एक थॉट प्रोसेस से उस चीज़ को सोचेगा, एंड देन दे विल हैंडल द इश्यूज लाइक टाइम मैनेजमेंट एंड द डिलेज. ओके जी, एनीवन एल्स? अभी अभी साथ आपने थोड़ी देर पहले एक थिंकिंग के बारे में बात की थी प्रीवियस सिनेरियो में। डोंट यू थिंक कि ये क्रिटिकल वो वाली थिंकिंग. थिंकिंग है? नहीं, अभी आप जो सजेशन बता रहे थे कि प्रीवियस वाले सिनेरियो में हम ये ऐड कर दे तो ये थिंकिंग हो सकती है। डोंट यू प्रॉब्लम थिंक सॉल्विंग. डोंट यू थिंक इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग? Yes, ma'am, it can be because it they have it divided is a this it their. is a problem solving thinking. It is a problem solving thinking, because a group of student must organize a university seminar. It's a problem कह लो, it's an activity कह लो, it's a required, आप कह लो कि a need of एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है
टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार। अब उस सेमिनार को जब उन्होंने ऑर्गेनाइज करना है, इट कैन बी अ प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रॉब्लम का मतलब कभी भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं होता मैनेजमेंट के अंदर। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम का मतलब होता है कि व्हेन यू आर नॉट एट द डिजायर्ड प्लेस, जो आप चाह रहे हैं और जहां पे आप हैं, जब इन दोनों चीजों में इंतशार होता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इज नॉट ओनली अ नेगेटिव पॉइंट की टर्म नहीं आप लोगों ने लेनी, वैसे इसका मतलब हम इसको नेगेटिव ही परसीव करते हैं। बट हो सकता है कि हम एक काम करना चाह रहे थे, बट हमें उस तरह का की रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल रही, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक ये एक बेहतर सिनेरियो में भी हो सकती है। तो हमने एक यूनिवर्सिटी सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, सो इट्स अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इन अ सेंस कि इट्स ये एक रिक्वायरमेंट है जो हमने करनी है। अब उसके लिए हमें सॉल्यूशंस चाहिए। तो जब हम लोग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली डिवाइड कर देंगे, टाइम को मैनेज कर लेंगे, और हर तरह के इश्यूज को हैंडल कर लेंगे, हर तरह के डिलेस को हैंडल कर लेंगे, तो इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट थी, एक प्रॉब्लम थी, जो कि हम लोगों ने एक काम हमने करना है, तो हमने उस काम को करने के लिए हर तरह के सॉल्यूशंस, हर तरह के ऑल्टरनेटिव्स, हर तरह की रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने क्या की हैं, फुलफिल कर ली हैं। हमने सारे टास्क को आइडेंटिफाई किया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑर्गेनाइज किया, और जितने भी अनएक्सपेक्टेड डिलेज या इश्यूज आ सकते थे, हमने उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर लिए हैं, बैकअप कर लिए हैं। तो इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है? यस मैम। ठीक है, इस तरह से सिनेरियोस आएंगे। मैंने आप लोगों के जो मिड के पेपर्स चेक किए थे, आप लोगों की क्लास में मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में वो डिस्कस नहीं किए। बट मैं वो आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैम हम लोग के इश्यूज कहाँ पे हैं, तो मैंने फिर आप लोगों को बताया भी नहीं। लेकिन इश्यूज यही हैं कि आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 था, जिन लोग के 23, 24, 25 मार्क्स हैं या 21, 22 हैं, उनके मार्क्स अच्छे इसलिए ही हैं कि उन लोगों ने जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था मिड के पेपर के अंदर, उन्होंने वो बहुत अच्छा सॉल्व किया हुआ था, जिसके अंदर सिनेरियोज थे, आप लोगों के री स्केड्यूल्स थे और पर्सनालिटीज थी। तो जिनका वो क्वेश्चन सबसे अच्छा था या उसमें उनके मैक्सिमम मार्क्स हैं, उन लोगों के ही आप लोगों की क्लास में हाईएस्ट मार्क्स हैं। और जिन लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, वो इसी वजह से ही कम है कि उन लोगों ने वो वाला क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को थिंकिंग प्रोसेस के अंदर से माइट भी जो आप लोगों का इमोशनल बिहेवियर वाला टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल रिएक्शन डिस्कस किया था कि जब हम इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो हम कौन कौन से एक्सटर्नल बिहेवियर्स हैं जो शो करते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्ट्रक्शन अप्रोच। क्योंकि मैंने आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को या कल शाम तक आप लोगों का पेपर मैंने फाइनलाइज कर लेना है। तो जिसमें डिस्ट्रक्शन था, अप्रोच था, फ्लाइट मोड था, स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शन था, तो मैं उनसे रिलेटेड भी सिनेरियोज दे सकती हूँ कि मुझे बताएं कि ये जो सिनेरियो है, ये कौन से इमोशनल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है। कि वेदर इट्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स के जब आप बिल्कुल ज़्यादा गुस्से में चले जाते हैं, इट्स एन एंगर, और एंगर से भी ज़्यादा हाई लेवल का जो इमोशन होता है। अप्रोच मीन आपका 360 एंगल डिफरेंट जो डिस्ट्रक्शन का आपका इमोशन होता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्लेजेंट या प्लेजर मूड में होते हो, खुश होते हो। ठीक है, फ्लाइट मोड जो है, दैट इज बेसिकली व्हेन यू आर नॉट, आप जब इस्केप कर जाते हो, आप सिचुएशंस को फेस नहीं करना चाहते, आप रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, एंड यू आर जस्ट हाइडिंग योर सेल्फ। ठीक है, जिसमें लोग बहुत ज्यादा अडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, और रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, दैट इज अ फ्लाइट मोड। ये भी एक रिएक्शन है, एक इमोशनल रिएक्शन है। ठीक है, और फिर हमारे पास लास्ट था स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शन, इट्स अ ग्रीफ इमोशन। और ये तब होता है कि जब आप बहुत ज्यादा किसी गम वाली सिचुएशन में
ये बहुत ज्यादा डाउनफॉल वाली सिचुएशन में चले जाते हो कि व्हेन योर बॉडी स्टॉप रिएक्टिंग, कि वो कोई रिएक्शन ही शो नहीं करती। और ये अक्सर होता है कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग या बहुत सडन और बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्शन या लॉसेस होते हैं, तो तब लोगों की बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर पा रही होती, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, और वो बहुत ज्यादा मेडिकल कंसर्न्स में भी चली जाती है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा पुराना सिलेबस रिवाइज कर रही हूँ। तो ये चीजें जो हैं ये आप लोगों को आ सकती हैं सिनेरियोज में। और एक आपको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो हम लोगों ने एटीट्यूड्स किए थे, और मैंने आपको बताया था कि एक सिनेरियो होगा एंड यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रेकअप द, लाइक जो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स हैं, या आप कह लो कि फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड्स हैं, कि जिन फैक्टर्स को मिला के हमारा एटीट्यूड बिल्डअप होता है, आपने उस सिनेरियो के अंदर से उन 3 एलिमेंट्स को या फैक्टर्स को अलग अलग करना है। आपको प्रैक्टिकलिटी फॉर्मेट के अंदर वैसा सवाल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को 3 मेजर चीजें बता दी हैं कि जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट के अंदर आपको आ सकती हैं। आपका जो आज तो नहीं, लेकिन मैं होपफुली कल या कल वाली क्लास में या कमिंग किसी क्लास में एटीट्यूड से रिलेटेड भी 5 to 8 सिनेरियोज इसी तरह से स्लाइड्स के अंदर आप लोग को शो कराऊंगी, एंड यू पीपल आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप द सिनेरियोज। और आप लोगों ने मुझे बताना है इसमें से बिलीफ या कॉग्निटिव पार्ट कौन सा है, फीलिंग एंड अफेक्टिव पार्ट कौन सा है, और इसमें से इंटेंडेड बिहेवियर या एटीट्यूड वाला पार्ट कौन सा है, ताकि आप लोग की मजीद प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सो ये हमारा फिलहाल सिलेबस है। वैल्यूज वाला पार्ट मैंने आप लोगों को नहीं कराया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वैल्यूज वाला पार्ट मुझे अगर करवाना है तो वो मैं सिंपली आप लोगों को उसके ऊपर असाइनमेंट दूंगी, वो भी आज इंशाल्लाह मैं उसको फाइनलाइज कर लूंगी। और उसकी फिर डेडलाइन जो है वो मैं ईद के बाद भी रख सकती हूँ और ईद से पहले भी रख सकती हूँ। उसके लिए आपके पास टाइम होगा जो आपने मुझे बना के सबमिट करानी है, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन योर फाइनल टर्म पेपर। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास ये चीज़ है। मोटिवेशन के अंदर मैंने मैस्लो की थ्योरी आप लोगों को करवाई थी, मैंने डिस्कस की थी क्लास में। आई विल गिव यू पीपल लाइक, मैं आप लोगों को उसका वो शेयर कर लूंगी कि उसका सिलेबस, उसका वो क्या होता है, उसके नोट्स क्या हैं, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी क्लास में तो हमने उसको डिस्कस किया ही था। बाकी अगर कोई मजीद क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे बताओ, हम उसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। मोटिवेशन के बारे में बस आई आई गेस थेरी इज इनफ। अगर मुझे मजीद इसकी मोटिवेशनल बिहेवियर की क्लासिफिकेशन में अगर जाना होगा, या अगर मुझे लगा कि मुझे ये करवाना चाहिए, तो अभी हमारे पास टाइम है, हम उस पर देख लेंगे, मैं रिवीजन वाली क्लास में चेक कर लूंगी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप लोग मजीद मुझसे डिस्कस कर लो। अदरवाइज जो हमारा सिलेबस है दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। मैंने एक रिवीजन करवानी है जो मैं वेनेसडे वाली क्लास में कराऊंगी, जो लास्ट क्लास है। ठीक है, उसमें मैं सारे नोट्स एक दफा आप लोगों को शो करा दूंगी, और आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का जो क्विज है वो ट्यूसडे या वेनेसडे वाली क्लास में भी होगा। जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा, तो मिस अरूज को मैंने कहा है वो मुझे टाइम बता देंगी, तो वो ट्यूसडे या वेनेसडे वाली क्लास में हम लोग कर लेंगे, और वो आफ्टर इफ्तार ही होगा। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई मजीद कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे बताएं, हम उसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन वाले पार्ट के ऊपर कोई मजीद बात है तो मुझे बताएं, अदरवाइज हमारा कोर्स है वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। तो थोड़ा सा ये भी करना है कि आप लोगों ने स्लाइड्स को ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, कि कॉन्सेप्चुअल, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब मैंने आप लोगों के पेपर्स डिस्कस किए, चेक किए थे, मैं ना यहाँ पे मिड का पेपर ओपन करती हूँ। आप लोग तो शायद भूल गए होंगे कि मिड के पेपर में आया क्या क्या था। अच्छा जी, आप लोगों का जो ये एक तो सिनेरियोज इस तरह से आए थे ना, ये अभी भी इसी तरह से एक 10 नंबर का सवाल लाजमी आएगा, जिसमें सिनेरियोज होंगे, और इस तरह से आप लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना और जस्टिफाई करना, वो मैंने बता दिया है। फिर आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये विजिबल है सबको?
जी मिस विजिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वाज वेरी लाइक सिंपल सा सवाल था कि स्ट्रेस क्या होता है, मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं, और डेली लाइफ हैजल्स को आपने मेजर लाइफ इवेंट्स से डिफरेंट ये डिस्कस करना था। और जो हमारी मेजर कैटेगरीज हैं स्ट्रेस की, वो डेली लाइफ हैजल्स, मेजर लाइफ इवेंट्स या इंटरनल स्ट्रेसर्स ही होता है। इस साइकोलॉजी अ साइंस ऑफ बिहेवियर, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोगों का क्वेश्चन ठीक था, लेकिन आप लोगों ने इसको इतना ब्रीफ लिखा हुआ था, सिर्फ 5 6 7 लाइनों में, और जस्टिफाइबल भी नहीं था। बट कुछ लोगों ने इसको पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखा था, और पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखने के बाद भी अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, मैंने उनको अच्छे नंबर दिए हैं। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसको 3 4 5 6 लाइनों में लिख के और एक ही बात को बार बार रिपीट किया हुआ था, इसलिए फिर मार्क्स फिर डिडक्ट हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बिजनेस साइकोलॉजी और करेक्शनल साइकोलॉजी में डिफरेंस बताना था। करेक्शनल साइकोलॉजी जो है दैट इज फॉर एंटी सोशल एंड क्रिमिनल माइंडेड पीपल। वो लोग जो एंटी सोशल होते हैं या क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, उनकी थेरेपी के लिए, उनकी करेक्शन के लिए, उनको उनकी उस साइकोलॉजिकल स्टेट को अंडरस्टैंड करने और रीसेट करने के लिए जो साइकोलॉजी होती है दैट इज करेक्शनल साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो स्पेशलाइज्ड करते हैं अपने आप को उन उस फील्ड के अंदर के लोग एंटी सोशल क्यों हो जाते हैं और लोग क्रिमिनल माइंडेड क्यों हो जाते हैं। हम लोगों ने बहुत सी केसेस पढ़े हैं कि लोग बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं। ठीक है। हमने बहुत से न्यूज़ेस में देखा है ना कि इतने इतने बच्चों को उन्होंने कत्ल किया या इतनी फीमेल्स को मारा मारा, या कुछ फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्रिमिनल माइंड कैसे बनता है, कोई ना कोई आपका ट्रॉमा होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से लोगों को क्राइम करने की आदत हो जाती है। ठीक है। तो उनके बारे में जो साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं और उसको करेक्ट करते हैं दैट इज करेक्शनल साइकोलॉजी। और बिजनेस साइकोलॉजी, कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि इट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय के बिहेवियर के बारे में, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट के बारे में, वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होती है। बिजनेस साइकोलॉजी होती है रिलेटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, हाउ यू आर गोइंग टू डील योर स्टेक होल्डर्स, हाउ यू आर गोइंग टू डील योर क्लाइंट, योर कस्टमर्स। ठीक है। जो बिजनेस की टाइप्स हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, उसके स्कोप में आप किस तरह से एक साइकोलॉजिस्ट को हायर करके अपनी उन एक्टिविटीज को इम्प्रूव करते हैं, दैट इज बिजनेस साइकोलॉजी। काफी लोगों ने ये भी ठीक लिखा हुआ था और काफी हद तक रिलेटेड लिखा हुआ था, तो मैंने उनको भी अच्छे मार्क्स दिए थे। ठीक है। मैंने उन लोगों को भी वहां पे अ, अच्छे से मार्क्स दिए हैं। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का वन फर्स्ट पार्ट था दैट वाज वेरी वेरी ब्रीफ। एक सिनेरियो है और आपने उसमें मुझे बताना था कि इस पूरे सिनेरियो में जो हमारे पास यूजिंग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, आपने स्टिमुलाई और उसके रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करना था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में सबसे पहले एक अनकंडीशनल स्टिमुलस होती है, उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस होती है, उसका रिस्पॉन्स हो सकता है या नहीं हो सकता। और जब हम अनकंडीशनल स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेयर कर देते हैं, तो वो एक कंडीशनड स्टिमुलस बन जाती है, जो कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है, जो हमारा रिक्वायरमेंट होती है, जो हम करना चाहते हैं। तो ये भी काफी लोगों ने सही किया था। जिन्होंने सही किया, मैंने 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन दिए हैं, सॉरी मार्क्स दिए हैं। जैसे जो आप लोगों का एग्जाम है, और दैट इज अ कंडीशनल अनकंडीशनल स्टिमुलस, और उसमें आपको एंजाइटी या स्ट्रेस होना अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही है। ठीक है। एग्जाम के बारे में सुनना या एग्जाम के बारे में सोचना आपको एंजाइटी या स्ट्रेस देता है, ये अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जब हमें पता चल जाता है ना कि महीना रह गया या 2 माह रह गया है और मेरी तैयारी नहीं है पेपर के बारे में, तो ये एक अनकंडीशनल सी बात है। ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल जो है दैट इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। इसको देख के आपको या तो एनजाइटी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। जरूरी नहीं है कि जब आप गुजर रहे हैं जाते हुए वैसे ही, और रास्ते में कोई एग्जामिनेशन हॉल आपने देखा तो आपको डर आ भी सकता है अपना याद करके, या नहीं भी आ सकता।
बट जब आप एग्जाम के टाइम को एग्जामिनेशन हॉल के साथ पेयर कर देंगे और इसको रिपीट करेंगे कि जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आपको स्ट्रेस होता है, तो फिर आप इतने कंडीशनड हो जाएंगे कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल को देखेंगे तो आप क्या होगा आपको, या जब आप एग्जाम्स के बारे में सुनेंगे तो आपको हमेशा से स्ट्रेस होगा। सो आपने इसके अंदर सिर्फ वन वन लाइनर या फोर फोर वर्ड्स के सेंटेंस के साथ बताना था कि अनकंडीशनल स्टिमुलस का अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कौन सा है, न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सी है, और जब हम इसको पेयर करते हैं तो हमारे पास कंडीशन रिस्पॉन्स क्या आता है, बस। और काफी लोगों का ये सवाल ठीक भी था। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस प्रॉपरली अटेंड नहीं की हुई या जिन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की हुई, उन लोगों के प्रॉब्लम्स थे। बाकी जो था, आई गेस आपकी क्लास में बाकी काफी लोगों का काफी हद तक क्वेश्चंस ठीक, चीजें ठीक भी थी, बट मैं कुछ लोगों के पेपर से डिसअपॉइंट हुई थी कि जिन लोगों ने क्लासेस भी अटेंड की हुई हैं उनके भी मार्क्स ठीक नहीं है। आई डोंट नो उनकी क्या वजह थी, क्या वजह थी उन लोगों की। जैसे अगर मैं चेक करूं तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग आपकी क्लास में अ, अबू बकर है, वो तो भी क्लास में नहीं है। अबू बकर के मार्क्स कम थे, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अबू बकर के मार्क्स कम आएंगे। इफ्रा के मार्क्स भी कम थे, हालांकि इफ्रा भी क्लासेस में अक्सर होती हैं। और उसके बाद साथ आपके मार्क्स भी 90 थे, वाई, या मैम इर्तिजा because के नंबर भी कम I है। have not मैम it's because जी I जी haven't बताएं। taken any class before the mid, क्योंकि बेसिकली मैंने अपना सेमेस्टर फ्रीज करवाया हुआ था एंड अ डे बिफोर मिड लाइक ऑन 8th of January I was told ओके and ओके। I received a text from मैम रोज कि आपका सेमेस्टर अनफ्रीज हो गया, तो फिर मुझे वो बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे अपना मिड जो उनसे तैयार करना पड़ा। मुझे मुझे याद आ गया आपका आईवीएस, मुझे टेक्स्ट भी आपने मुझे कांटेक्ट भी किया था कि आपको भी पता चला है। मुझे याद आ यस गया मैम। है। याद आ गया मुझे, बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला सईद के 13.5 हैं। इर्तजा इर्तजा भी क्लासेस अटेंड करते रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। बट ये है कि मिड एक ऐसी चीज होती है, ये मैं आप लोगों को फ्यूचर के लिए भी बताना चाहूंगी, क्योंकि आगे भी जाके आप लोगों के रिफा फैकल्टी के साथ या आपके वैसे भी पेपर्स आएंगे। मिड एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि एक तो मिड में सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं होता, बट मिड के अंदर अगर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हो तो यू कैन इजिली स्कोर अ गुड ग्रेड। क्योंकि 30 मार्क्स का मिड होता है, आपका मिड हो गया, कंक्लूड हो गया। और उसके बाद मिड का सिलेबस ना तो फाइनल में आता है, ना ही मिड के नंबर के अंदर हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका 30 मार्क्स में से अगर आपने अच्छे नंबर ले लिए, अच्छी बात है। अगर आपने बुरे नंबर लिए तो फिर वो बाकी जो आपका एक गैप हो गया ना, आप उसको रीफिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि मिड के पेपर में जरा अच्छे मार्क्स सिक्योर करें, फिर आपका आगे जाके सेफ एंड हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके मिड में बहुत बुरे नंबर आए हैं तो आप पास नहीं हो सकते या आप एक अच्छे ग्रेड के एच पे नहीं जा सकते, एक अप्रोप्रिएट ग्रेड के एच पे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये 30 में से मार्क्स हैं, 70 मार्क्स स्टिल इन योर हैंड। ठीक है। अगर आप अच्छे सेशनल कर लेते हो, एक अच्छी क्लास पार्टिसिपेशन कर लेते हो और अच्छे फाइनल के पेपर में मार्क्स सिक्योर कर लेते हो, तो देन यू कैन हैव अ गुड मार्क्स इन फ्रॉम 70। तो वो फिर एक आपका अप्रोप्रिएट ग्रेड भी बन जाता है। तो इसलिए उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छा फाइनल का पेपर दें। आई होप अच्छा आप लोग का हो जाएगा। बाकी जो लोग क्लास में आते हैं उन्होंने क्विज और असाइनमेंट तो पहले भी दी हुई है, प्रेजेंटेशन भी देंगे। अब मजीद जो क्विज और असाइनमेंट है आप लोग वो भी दे दोगे, तो आई होप कि आप लोग का अच्छा हो जाएगा। असाइनमेंट जो मैं आप लोग को दूंगी उसकी मैं डेट आप लोग की ईद के बाद की रखूंगी। आप ईद के बाद मुझे वो असाइनमेंट दे सकते हैं, और वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे फॉरवर्ड करनी होगी। और फिर हम उसको इंशाल्लाह, मैं उसकी डेट ईद के बाद की रखूंगी ताकि वो ज़्यादा बर्डनाइज ना हो। क्योंकि अभी आप लोगों का क्विज है वेनेसडे वाली क्लास में, तो मैं नहीं चाह रही कि ज़्यादा बर्डनाइज हो। तो ईद एंजॉय करके आप ईद के बाद मैं असाइनमेंट शेयर करूंगी, आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा। बाकी मीनवाइल कल परसों में और वेनेसडे में हम अपनी प्रेजेंटेशन को वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है। अभी मैं क्लास को वाइंड अप कर रही हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है,
तो आप लोग मुझे बता दें, अदरवाइज हमारा हम लोग का सिलेबस डन है। आप लोग अपना सिलेबस एक दफा गो थ्रू करके सारा रख लें। एक आधी एक्टिविटी मैं इन कमिंग 2 क्लासेस में भी रखूंगी, वो भी सडन होगी। और उसके अलावा ये है कि अगर कोई आप अपनी ना स्लाइड्स एक दफ़ा सारी अरेंज करके रख लें, गो थ्रू कर लें। जो वेनेसडे वाली क्लास में उसमें एक दफ़ा आप लोगों ने रिवीजन करनी है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है या कोई चीज़ आप लोगों के पास मिस आउट है, तो आप उसको एक दफ़ा ठीक कर लें। ठीक है। तो अभी हम क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे बताएं। अदरवाइज इंशाल्लाह कल हम लोग फिर प्रेजेंटेशंस के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। खीसर कोई भी नोट्स मिसिंग नहीं है, आई गेस। सारा कुछ परसेप्शन के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने कल कराए हैं, वो मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किए, वो मैं कर देती हूँ। बट आई गेस आप लोग एक दफा गो थ्रू कर लें। दोबारा दोबारा शेयर जब किए जाते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन हो जाता है। तो परसेप्शन के जो नोट्स नहीं है वो मैं शेयर कर दूंगी। बाकी एक दफा नोट्स को अरेंज करके रख लो। अगर अरेंज होके भी नहीं आता, थिंकिंग के हैं नोट्स, मुझे अच्छे से याद है। आप एक दफा ग्रुप के डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक करोगे ना, तो आफ्टर मिड टर्म एग्जामिनेशन मैंने जितने भी नोट्स शेयर किए हुए हैं, वो सारे के सारे आपको फाइनल्स में आएंगे। ठीक है। ताहम जो आपका क्विज है, दैट वुड बी ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशनल बिहेवियर। कॉग्निशन एंड इमोशनल बिहेवियर का जो टॉपिक है, इवन कि आप उसके अंदर परसेप्शन को भी ऐड कर लो। मैं उसी तरह से करूंगी कि आप लोग के 30 और 40 MCQs होंगे जो आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। सो कॉग्निशन, परसेप्शन एंड इमोशनल बिहेवियर, इन तीनों का क्विज होगा। एंड क्विज विल बी ऑफ MCQs बेस्ड। ठीक है। परसेप्शन के जो नोट्स हैं, जो कल मैंने पढ़ाए थे, जो रह गए थे, और जो एक्टिविटी मैंने आज कराई और कल भी कराई थी, वो मैं भी शेयर कर देती हूँ। बाकी आप लोग अपने ग्रुप में जाएं, डॉक्यूमेंट्स पे जाएं। जितने भी आफ्टर मिड्स मैंने नोट्स शेयर किए हैं, आप उसको एक दफ़ा डाउनलोड कर लें। अगर फिर भी आप लोगों के पास कोई मिसिंग नोट्स होंगे, तो वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। अदरवाइज वो फिर डुप्लीकेशन हो जाती है, फिर वो प्रॉब्लम होता है। या मैं फिर जिप फोल्डर बना के जिप फोल्डर में शेयर करूंगी, ताकि वो एक ही गो में चला जाए। ठीक है। वो मैं फिर कोशिश करूंगी कि वो मैं फिर आप लोगों को कमिंग क्लासेस में शेयर करूं। अभी आप लोगों के पास जितने ग्रुप्स हैं, आप उसको सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लें। अदरवाइज फिर हम क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है। आप उसमें ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।